अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक है, खैरियत से हैं? आज हम दोबारा हाजिर हैं मेडिकल बिलिंग के हवाले से एक नए लेक्चर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। एक्चुअली पिछले कुछ चंद लेक्चर्स हमारे डिनाइल मैनेजमेंट पे ही चल रहे हैं, क्योंकि डिनाइल मैनेजमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड है, जिसमें काफ़ी सारे मतलब डिपार्टमेंट्स आते हैं जो डिनाइल मैनेजमेंट के अंडर होते हैं। चूँकि डिनाइल मैनेजमेंट में हर किस्म का क्लेम आता है, तो आज हम बात करेंगे पेशेंट कलेक्शन पे, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसा कि कुछ पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब जिनको हम PR बोलते हैं, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं होती। फर्ज करें एक पेशेंट है, उसके पास प्राइमरी और सेकेंडरी इंश्योरेंस है, ठीक है। अब उस कोई ऐसा इलाज वो करवा रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशन है, या कोई ऐसा टाइम आ जाता है कि इन दोनों में से किसी एक का वो प्रीमियम पे नहीं कर पाता, या किसी एक को वो एक्सपायर कर देता है, या किसी एक को वो ख़त्म कर देता है, उसके पास एक रह जाती है। जो अगर किसी के पास एक है तो वो एक ही कहलाएगी और प्राइमरी ही कहलाएगी। अब पेशेंट जब किसी भी डॉक्टर के पास जाता है तो वहां पे जाके वो अपनी इंश्योरेंस डिटेल्स जो होता है वो फराहम करता है कि उसके पास कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी टर्शरी है, और वो अपना इलाज लेता है। अब एज पर पॉलिसी प्लान इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं, क्लेम को प्रोसेस करती हैं, और क्लेम में से जो इंश्योरेंस अपनी इंश्योरेंस की जिम्मेदारी होती है वो पे करती हैं, पेड हो जाता है, और जो PR पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको वो छोड़ देते हैं। अब अगर इन पेशेंट के पास सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो ये जो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्लेम ऑटोमेटिकली सेकेंडरी इंश्योरेंस को चला जाएगा। ये हम सेकेंडरी इंश्योरेंस को भेजेंगे, वो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो प्रोसेस करेगी। वो देखेगी कि पेशेंट ने सेकेंडरी इंश्योरेंस से कौन सा पॉलिसी प्लान लिया हुआ है, क्या उसके अंदर पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है या नहीं आती, वो पे करेगी। अगर किसी पेशेंट के पास सेकेंडरी इंश्योरेंस है ही नहीं, अब इंश्योरेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने पे कर दी, अब उसने PR को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब हमें तो पेमेंट चाहिए। अब PR में डिडक्टिबल भी हो सकता है, अब इसमें को इंश्योरेंस भी हो सकता है, और इसमें को पे भी हो सकता है। ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिसमें डिडक्टिबल पहले आता है, को इंश्योरेंस बाद में आता है, और फिर को पे सबसे लास्ट में आता है। इसको PR1, PR2 और PR3 कहते हैं, ठीक है। ये पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब जाहिर है पेशेंट ने इलाज लिया है तो डॉक्टर को तो पेमेंट पूरी चाहिए। अब इंश्योरेंस कंपनी ने एज पर पॉलिसी प्लान जो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी बनती थी उसने वो पे कर दी, और बाकी अमाउंट में से कुछ अमाउंट उसने पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में छोड़ दी, जो या तो डिडक्टिबल हो सकती है, या को इंश्योरेंस हो सकती है, या को पे। अब इसको कलेक्शन कौन करता है, इसको पेशेंट कलेक्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो भी डिनाइल मैनेजमेंट के अंडर आता है, क्योंकि वो सारी चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, वो पेशेंट को कॉल करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पेशेंट को कॉल करके क्या बताया जाता है, और क्या चीज उससे पूछी जाती है, और क्या चीज बताई जाती है। अब ये PR है, कोई भी हो सकती है, 1, 2 या 3। पेशेंट को कॉल गई, अब हम पेशेंट को सबसे पहले तो कॉल करते हैं, हम बताते हैं कि हम कहां से बात कर रहे हैं पेशेंट को। आप पेशेंट को कॉल की, तो अब अगर मैं कॉल कर रहा हूं तो मैं कहता हूं कि माय नेम इज नैस, आई एम फ्रॉम CKL क्लिनिक ऑफिस मेडिस्टो। अब हम पेशेंट को जब कॉल करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हम फलां क्लिनिक से बात कर रहे हैं, आपका एक प्रीवियस क्लेम था। अब फर्ज करें आप 2026 है, हम उसे कहते हैं कि दिसंबर 2025 में 18 दिसंबर 12/18/2025, क्योंकि मंथ पहले आता है अमेरिका में, इसलिए हम मंथ पहले लिखेंगे। हम पेशेंट को कॉल करते हैं, हम उसे बताते हैं, सबसे पहले हम अपना नाम बताएंगे
कि माय नेम इज नासिर, आई एम फ्रॉम CKL क्लिनिक ऑफिस मेडिस्टो, मतलब उससे हम बताएंगे कि हम किस क्लिनिक से बात कर रहे हैं। उसके बाद हम उसे बताएंगे कि आप 18 दिसंबर 2025 को हमारे क्लिनिक पे तशरीफ लाए थे, आपका विजिट था, आपका क्लेम हमने आपकी इंश्योरेंस कंपनी को भेजा था। किस इंश्योरेंस कंपनी को भेजा था वो हम उसको बताएंगे। अगर हमने एटना को भेजा था तो हम उसको बताएंगे कि आपका क्लेम जो था वो हमने एटना को भेजा, उसने क्लेम को प्रोसेस किया और इतनी जो अमाउंट है वो उसने पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोड़ी है, $50। अब आप हमें ये बताएं कि आप ये कब पे करेंगे और किस तरह से पे करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी सवाल है। पेशेंट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं और उसके बाद हम पेशेंट को ये याद करवाते हैं कि उसने विजिट कब किया था। उसने विजिट किया था 12/18/2025 को, ठीक है, और उसने विजिट के दौरान उसका टोटल बिल था $200 का। हमने ये क्लेम भेजा था इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, $150 पे कर दिया और $50 जो है ये पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोड़ दिया। अब पेशेंट के पास कोई सेकेंडरी इंश्योरेंस नहीं है, कोई टर्शियरी इंश्योरेंस नहीं है, अगर है तो वो एक्सपायर हो गई है। अब हमने पेशेंट को कॉल करनी है पेशेंट कलेक्शन के लिए। सबसे पहला मेडिकल बिलर क्या करता है, वो इजाजत, अगर प्रोवाइडर खुद कहे कि आप पेशेंट को कॉल करें, उससे पूछें कि ये जो $50 है वो कब और कैसे पे करेंगे, तब हम कॉल करते हैं। हम खुद प्रोवाइडर को ये सजेस्ट नहीं करते कि हम पेशेंट को कॉल करें या ना करें, हम बस पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोड़ देते हैं। फिर प्रोवाइडर खुद एक मेडिकल बिलर को कहता है कि ठीक है आप पेशेंट को कॉल करके उससे पूछेंगे उसने कब पेमेंट करनी है। तो हम पेशेंट को कॉल करते ही सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कहां से कॉल कर रहे हैं, उसके बाद हम पेशेंट को बताते हैं कि आपने किस डेट को क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में या जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वहां पे कब विजिट किया था, आपका कितना बिल था, किस इंश्योरेंस को भेजा गया, इंश्योरेंस ने कितना पे किया, बाकी कितने। अब आप ये बताएं कि आप इसको कैसे पे करेंगे। ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो कॉल के दौरान ही कहते हैं कि ओके आप हमें बताएं हाउ टू प्रोसीड, ये कैसे पे होगा। हम उसी टाइम डॉक्टर का जो लिंक होता है, जो अकाउंट लिंक होता है, वो पेशेंट को देते हैं। हम कहते हैं कि आप इस पे जाके डॉक्टर की जो है वो पेमेंट कर दें, पेशेंट पेमेंट कर देता है। काफी सारे ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज या पूर तबका होता है, जो गरीब तबका होता है, वो कहता है कि जी $50 है, मैं इसको 5 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, ठीक है, हर एवरी वीक $10। वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं इसको 5 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा और एवरी वीक में $10 पे करूंगा, 5 वीक के अंदर मैं ये $50 दे दूंगा। अब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, हमने देखना होता है प्रोवाइडर की गाइडलाइन को, कि प्रोवाइडर क्या कहता है कि हमने पेशेंट को कितना टाइम देना है। अगर हमें प्रोवाइडर कहता है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट करना चाह रहा है तो 2 से 3 इंस्टॉलमेंट करें, जितनी भी पेमेंट हो। ये प्रोवाइडर की तरफ से हमें गाइडलाइन दी जाती है कि हमने पेशेंट से जब पेशेंट कलेक्शन पे बात करनी है तो हमने उसको कितना टाइम देना है। अगर पेशेंट टाइम मांग रहा है, वो कह रहा है कि मैं इकट्ठे पे नहीं कर सकता या मैं अभी पे नहीं कर सकता, मुझे आप इंस्टॉलमेंट में कर दें। अब हमें प्रोवाइडर की तरफ से मोस्टली यही कहा जाता है कि आप पेशेंट्स को कहें 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में अपनी पेमेंट जो है वो क्लियर कर दे। जब हम पेशेंट को ये कहते हैं, पेशेंट कहता है कि नहीं मैं तो 5 इंस्टॉलमेंट से नीचे पे कर ही नहीं सकता और मैं हर इंस्टॉलमेंट जो है वो $10 पे करूंगा और मैं एवरी वीक पे करूंगा, ठीक है। अब वो क्या ये पेशेंट एक प्लान दे रहा है, एक पेशेंट को प्लान हमने देना है, हमने उसको कहना है कि ओके कैन यू प्लीज पे ओनली 2 और 3 इंस्टॉलमेंट्स एंड एवरी वीक, पर वीक कितनी इंस्टॉलमेंट बनती है। अगर ये $50 है, 3 दफा हम उसको कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम उसको 16.50 सेंट की ये किस्त जो है वो बना के देंगे 3 पे। अगर हम 2 पे करके देंगे तो फिर जाहिर है हम उससे बोलेंगे कि आप एक इंस्टॉलमेंट पे $25 पे कर दें। लेकिन पेशेंट की बात हमेशा मानी जाएगी। हम उसे ये सजेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी गाइडलाइन के मुताबिक उसको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं कि सर आप 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट कहता है कि मेरे पास नहीं है, मैं इसको 5 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, फिर हम उसे कहते हैं ओके ठीक है कोई बात नहीं, हम आपका प्लान जो है वो सेट कर रहे हैं, आपने हर वीक में $10 पे करना है और 5 वीक के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमने क्या करना होता है, हमने फिर
जब प्लान दे दिया पेशेंट को, अब हर एवरी वीक पेशेंट ने $10 जो है वो पे करना है। अब पेशेंट ने पहले वीक तो पे कर दिया, पहली इंस्टॉलमेंट हमें मिल गई। अब सेकंड उसने मिस कर दी। अब तीसरे वीक हम उसे कॉल करेंगे, हम उसे कहोगे कि सर आपसे हमारी बात हुई थी आज से 15 दिन पहले, क्योंकि ये 7 दिन पहले की उसने इंस्टॉलमेंट मिस कर दी, 15 दिन पहले उसने एक पे की थी। हम उसे कहेंगे कि सर आपको हमने एक प्लान दिया था कि आप 2 से 3 में पे करें, लेकिन आपने कहा था कि आप 5 वीक के अंदर पे करेंगे, अब आपने एक इंस्टॉलमेंट मिस कर दी है। अब हम एज ए रिक्वेस्ट उससे कहेंगे कि सर काइंडली अब आप जो वो पेमेंट है, जो आपने एक इंस्टॉलमेंट भी मिस कर दी है, अब आप या तो सारा इकट्ठा पे कर दें, या तो फिर वो पिछली इंस्टॉलमेंट भी आज पे करें और अगली इंस्टॉलमेंट भी आज पे करें। ये पेशेंट कलेक्शन करने का एक पोलाइट तरीका है। हम पेशेंट से कभी भी गुस्से में बात नहीं कर सकते, हम पेशेंट को कभी भी ओवर जंपिंग नहीं कर सकते। हम पेशेंट को ये नहीं कह सकते नहीं 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 डॉक्टर कह रहे हैं आपने ऐसे ही पे करनी है। नहीं, वो क्या करेगा, वो जाके गूगल पे रिव्यू दे देगा, वो कहेगा जी ये तो इलाज ही ठीक नहीं देते, और ऊपर से पैसे लेने के लिए ये बदमाशी दिखाते हैं। तो इस तरह से नहीं, हमेशा डॉक्टर कहता है कि जब भी आप पेशेंट से बात करें, आप पोलाइट तरीके से बात करें, फ्रेंडली बात करें, हंस के बात करें, ताकि उसे महसूस ही ना हो कि आप उससे कर्जा मांग रहे हैं। मतलब वो कर्जा जो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने इलाज लिया, आप उससे मांग रहे हो, उससे ये गुस्सा और ये तो महसूस ही नहीं करवाना रूड बिहेवियर। उससे बड़े प्यार से बात करनी है, उस वे पे बात करनी है जिस वे पे खुद वो मान रहा है पेशेंट। ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो पे नहीं कर पाते, वो हमेशा मिडिल क्लास और पूर तबका होता है, वो फिर इनको इंस्टॉलमेंट में पे करता है। ठीक है, अब ये एक पेशेंट कलेक्शन का ओवर रिव्यू था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। चूंकि मैंने कभी जाती तौर पे पेशेंट कलेक्शन पे काम नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि ये ऐसे काम होता है। जो लोग काम करते हैं, मैं उनके पास बैठा हूं, मैंने उनकी कॉल सुनी है कि वो कैसे कॉल करते हैं पेशेंट को, कैसे वो बात करते हैं, किस तरह से वो डॉक्टर के प्लान को लेके चलते हैं, किस तरह से फिर वो पेशेंट के प्लान को फिक्स करते हैं, और किस तरह से फिर वो अगर इंस्टॉलमेंट मिस होती है तो किस तरह से वो दोबारा से कॉल करते हैं। आप में से कोई भी शख्स जो पेशेंट कलेक्शन पे काम कर रहा है, वो इस बात की तायीद कर सकता है कि जो ये चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सेम एज इट 100% होती है। कि जब भी हमने पेशेंट को कॉल की, सबसे पहले अपना नाम, अपने क्लिनिक का नाम, उसके बाद उसको ये याद करवाया कि उसने विजिट कब किया था, कितने अमाउंट का बिल था, किस इंश्योरेंस को भेजा गया, उसने कितना पे किया, कितना पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोड़ा जो किसी ने पे नहीं किया। अब पेशेंट को इंश्योरेंस प्रोवाइडर की तरफ से दी गई हमें इंस्ट्रक्शन वो उसके सामने रखी जाएंगी। उसके बाद फिर पेशेंट अपना प्लान बताएगा कि वो कैसे पे करेगा, फिर हमने पेशेंट प्लान पे ही फिक्स करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पेशेंट कलेक्शन है, ये डीलर अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। जब तक प्रोवाइडर खुद ना कहे कि ये करो, हम सजेस्ट भी नहीं कर सकते कि हम पेशेंट को कॉल करें या ना करें। ठीक है, अगर इस पे आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ये पेशेंट कलेक्शन भी हमेशा डिनाइल मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, क्योंकि डिनाइल मैनेजमेंट ही देखती है कि ये जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्यों नहीं पे की गई, कितने अरसे से पेंडिंग पड़ी है, क्यों पेंडिंग पड़ी है, क्या पेशेंट के पास कोई और इंश्योरेंस नहीं है या पेशेंट ने खुद पे करनी है। ये सारी चीजें डिनाइल मैनेजमेंट ही देखती है। हाँ, बड़ी कंपनीज में पेशेंट कलेक्शन एक अलग डिपार्टमेंट होता है, लेकिन उसको डिनाइल मैनेजमेंट ही असाइन करती है क्लेम, कि ये क्लेम है, प्रोवाइडर की तरफ से इजाजत है, आप पेशेंट को कॉल करें और उससे पूछेंगे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे पे करेगा और किस तरह से पे करेगा। ठीक है, इससे पहले हमने अपने तकरीबन RCM को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब मजीद हम इंश्योरेंस टाइप पे बात करेंगे, प्लान पे बात करेंगे, और वर्कर कॉम, नो फाल्ट, डेंटल, गायनाकोलॉजिस्ट, इस तरह से मुख्तलिफ कैटेगरी पे हम यहाँ पे बात करेंगे। और आपने हमारे लेक्चर 1 से स्टार्ट करना है और तरतीब वाइज स्टार्ट करना है, कोई भी चीज आपने स्किप नहीं करनी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज आप देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्स की फीस 1 टाइम है, उसके बाद आपको तब तक सिखाया जाता है जब तक आप सीख नहीं जाते। अल्लाह हाफिज।